क्या पढ़ा था? मुझे ये कॉपी तो दिखा दो एक बार यूं पलट के। अच्छा लो हेडिंग लगाओ। शायद मैंने समझा तो दिया था, भारतमाला योजना, सागरमाला योजना क्या होती है समझा दिया था ना। लिखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, भारतमाला परियोजना। पढ़ क्या रहे अपन? भारत का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। भारत का परिवहन, परिवहन में हमने सबसे पहले शुरू किया था सड़क मार्ग, है ना। सड़क मार्ग में हमने कुछ बातें देख ली थी कि सड़क मार्ग कितना परसेंट है, कितना परसेंट व्हीकल का करता है। फिर हमने राष्ट्रीय राजमार्ग देखे थे, इसमें अलग अलग रोडें देखी थी कि कौन सा माइलस्टोन कौन सी रोड पे लगता है, सब चीज देखी थी। क्या सबसे सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 लिखा है नहीं है, ये ऐसे कोई पूछता भी नहीं है, मैंने देखा नहीं। ओ देख लेंगे फिर, टेस्टों में जाएगा तुम्हारे अगर आया होगा तो। अब इधर देखो उसमें ही आगे चलकर एक परियोजना है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना किसने चलाई थी? NHAI ने। किसने चलाई थी? NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनी थी? 1988 में। काम करना कब प्रारंभ किया था? 1995 में। इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका क्या नाम था? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसने एक योजना तो हमने पहले देख ली थी, चलाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के जो बड़े 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों महानगरों को जोड़ने का काम किया था। जैसे दिल्ली से एक हाईवे निकाला मुंबई तक, मुंबई से एक हाईवे निकाला चेन्नई तक, चेन्नई से एक हाईवे निकाला कोलकाता और एक निकाला दिल्ली। इन हाईवे का जो नेम था, दिल्ली से मुंबई वाले का NH48, मुंबई से चेन्नई वाले का NH48 और चेन्नई से कोलकाता वाले का NH क्या था? और इसका NH90। ये NH नाम दिए थे। किसने चलाया था? NHAI ने। कौन से प्रोग्राम में? NHDP, है ना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ना, ये प्रारंभ हुई थी 2001 में और ये समाप्त हुई थी 2012 में, कंप्लीट हो गई थी 2012 में। ये तो रह गई इसके बारे में बात। भारतमाला परियोजना भी इसी प्रोग्राम के तहत चलाई गई है, NHDP के तहत चलाई गई है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इस भारतमाला परियोजना में क्या बात है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको, और हमारी तटीय सीमा है उसको, हमारे जो मेनली राष्ट्रीय राजमार्ग है, मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके साथ जोड़ना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत की तटीय सीमा को मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ना है, इसका उद्देश्य। किसका? भारतमाला परियोजना का। अच्छा, इसमें जो टोटल इसकी लेंथ है भारतमाला परियोजना में, कितनी लेंथ की सड़कें बनाई जाएगी, तो वो लेंथ है 34,800 किलोमीटर। इस लेंथ की इसमें सड़कें बनाई जाएगी। ये दोनों परियोजना थी ना। तो पहले जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी ना, उसमें 2 लाइनें लिख लो, ये वाली शायद मैंने कल नहीं लिखवाई थी ना, 2001 और 2012 वाली लिखवा दी थी क्या? नहीं लिखवाई थी ना। ये 2 लाइनें ऐड कर लो केवल स्वर्णिम चतुर्भुज में ना। ऐसे लिख लो, प्रारंभ और समापन। प्रारंभ 2001 में, कौन सी योजना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाला। प्रारंभ 2001 और समापन 2012। समापन 2012। समापन 2012। समापन 2012 लिख लिया। अब हेडिंग लगा लो, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना। इसमें लिखो NHAI के, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
NHAI के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, NHAI के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के तहत यह परियोजना चलाई गई, लिखो उद्देश्य से, नेक्स्ट लाइन में लिखो उद्देश्य पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उद्देश्य। देखो लिखो उद्देश्य में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा को, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा को मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों से रिंकू बाहर जा, उद्देश्य में क्या लिखा है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा को मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना है, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना है। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इस परियोजना में 34,800 किलोमीटर लंबी, इस परियोजना में 34,800 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी, सड़कें बनाई जाएगी। ये हो गया आपके सड़क मार्ग, है ना। देखो परिवहन को हमने कल 4 भागों में डिवाइड किया था, इसमें एक तो पढ़ेंगे सड़क मार्ग, एक आएगा रेल मार्ग, एक आएगा जल मार्ग और एक आएगा वायु मार्ग। अब दूसरा पढ़ते अपन जल मार्ग। जल मार्ग क्या बोल रही है? हाँ बस क्या इम्पोर्टेंट है केवल। राजस्थान का पढ़ते हैं ना, तब राजस्थान में ज्यादा आता है। इंडिया के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे इतना ही है। ये भी ज्यादा लिखा दिया मैंने, ये भी ज्यादा लिखा दिया ना। देखो जलमार्ग के बारे में बात करते हैं। जलमार्ग में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह बने हुए हैं, कौन कौन से डॉकयार्ड बने हुए हैं, उनको देखेंगे। फिर कुछ भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। उन 6 राष्ट्रीय जलमार्गों को देखेंगे कि कौन कौन सी नदी से निकल रहे हैं, कौन कौन से नहर से निकल रहे हैं वो राष्ट्रीय जलमार्ग, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ना बंदरगाह के बारे में ना, तो बड़ी हेडिंग लगाओ जलमार्ग और उसमें हेडिंग लगा लो बंदरगाह, डॉकयार्ड। इसको पढ़ते हैं फिर। क्या होता है बंदरगाह? बंदरगाह क्या होता है? नदी के किनारे पर मालवाल। क्या होते हैं बंदरगाह? सिंपल सा क्वेश्चन। वो होता है ना, बंदरगाह जो जहाज होते हैं ना, उनका प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हवाई जहाज कहां उतरते हैं, एरोप्लेन कहां उतरते हैं? एयरपोर्ट पर। ट्रेन कहां खड़ी होती है? रेलवे स्टेशन पर। उसी प्रकार से जो जहाज होते हैं पानी के, उस जहाजों का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं, जहां पर वो रुकते हैं। तो बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं डॉकयार्ड। भारत की बात करें तो भारत में इंटरनेशनल लेवल के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो बंदरगाह है वो उनकी संख्या है 13। अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की संख्या है यहां पर
13 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है टोटल भारत में, जिनमें से कुछ पश्चिमी तट पर है और कुछ पूर्वी तट पर है बंदरगाह। हमने इन बंदरगाहों का नाम पहले पढ़ रखा है। जब मैंने तुम्हें पूर्वी तट और पश्चिमी तट पढ़ाया था, तब मैंने वहां पर हर तट पर जो जो बंदरगाह था उसका नाम लिखाया था। तो आज भी हम इन बंदरगाहों को भारत के तट के आधार पर पढ़ेंगे कि पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है। तो एक बार पहले ये लाइन लिख लेते हैं, फिर उनको पढ़ेंगे अलग से। बंदरगाह लिख लिया ना, हेडिंग लगा लिया बंदरगाह, उसमें लिखो भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के 13 बंदरगाह है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के 13 बंदरगाह है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के 13 बंदरगाह है। देख लिया। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पूर्वी तट के बंदरगाह। तो फर्स्ट हेडिंग लगाओ आप, पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह। डूंगरदास उठ वहां से, आगे आ जा। पूर्वी तट के बंदरगाह। बेट इसको देखो। पूर्वी तट में सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में। देखो पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह हमने पहले पढ़े थे। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह का नाम है कलकत्ता बंदरगाह, जो कि हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इस कलकत्ता बंदरगाह के बारे में यह बात है कि इस पूर्वी तट का सबसे प्राचीन कोई बंदरगाह है तो कलकत्ता बंदरगाह है। सबसे प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है कलकत्ता बंदरगाह को। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में इस कलकत्ता बंदरगाह के अलावा एक और बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह यह भी हुगली नदी के मुहाने पर ही स्थित है। दोनों बंदरगाह हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। एक का नाम है कलकत्ता बंदरगाह और एक का नाम है हल्दिया बंदरगाह। जो हल्दिया बंदरगाह है इसको कलकत्ता बंदरगाह के विकल्प के रूप में स्थापित किया था। विकल्प के रूप में कैसे कि मान लो कभी जो माल है बाहर से सामान मंगा रहे हैं वो ज्यादा आ जाए, ज्यादा संख्या में जाए और जो कलकत्ता बंदरगाह है वो पूरा फुल हो जाए, वहां पर ओवरलोड हो जाए, तो वहां का जो लोडिंग का सामान है उसको कहां पर शिफ्ट कर देंगे अपन? हल्दिया बंदरगाह पर। यानी उसके विकल्प के रूप में हल्दिया बंदरगाह को हम उपयोग में लेते हैं। तो हल्दिया बंदरगाह किसके विकल्प बनाया गया है? कलकत्ता के। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। पहला लिखो कलकत्ता बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह में पहला लिखो कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह लिखो। यह पूर्वी तट का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। दूसरा लिखो हल्दिया। हल्दिया हल्दिया लिख लो। यह कलकत्ता बंदरगाह का विकल्प है। यह कलकत्ता बंदरगाह का विकल्प है। यह कलकत्ता बंदरगाह का विकल्प है। अगला लिखो, ओडिशा में एक बंदरगाह पड़ता है पारादीप। पारादीप ओडिशा। तीसरा लिख लो पारादीप ओडिशा। इसको इसमें एक लाइन लिखना ना, लिखो। देखो हम अभी आगे एक और बंदरगाह पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है विशाखापट्टनम।
और इस जो ये पारादीप बंदरगाह था, इस पारादीप बंदरगाह को इस विशाखापट्टनम बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया था, है ना। यानी इसके विकल्प के रूप में कौन सा बनाया था, पारादीप, है ना। तो पारादीप में लिखो इसकी स्थापना विशाखापट्टनम बंदरगाह का विशाखापट्टनम बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया है, या भार कम करने के लिए की गई, ऐसे लिखो। इसकी स्थापना विशाखापट्टनम बंदरगाह का भार कम करने के लिए की गई, भार कम करने के लिए की गई, भार कम करने के लिए की गई। दूसरा अगला लिखो, चौथा नंबर का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ये ऊपर वाले दोनों कहां पर है, पश्चिम बंगाल में ना। हल्दिया और कलकत्ता दोनों पश्चिम बंगाल में थे, मैंने स्टेट नहीं लिखाया था उसमें ना। चौथा लिखो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसमें एक लाइन लिखो, यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। इसके नीचे आएगा एन्नोर, एन्नोर तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु। ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो प्राइवेट है, निजी भागीदारी का है ये। बाकी सब गवर्नमेंट के हैं, लेकिन ये एन्नोर वाला निजी भागीदारी का है, प्राइवेट बंदरगाह है एकमात्र। तो लिखो एन्नोर तमिलनाडु में। लिखो यह भारत का एकमात्र निजी भागीदारी का बंदरगाह है, निजी भागीदारी का बंदरगाह है। निजी भागीदारी का बंदरगाह है। और इस पूर्वी तट का लास्ट बंदरगाह बचा है चेन्नई। तमिलनाडु, नाम लिख लो केवल, चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु। देखो अगर चेन्नई की बात करें ना, तो चेन्नई ये जो दक्षिणी पूर्वी भारत है, इस दक्षिणी पूर्वी भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। दक्षिणी पूर्वी भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई वाला है ना। क्योंकि हमने देखा था कि पूर्वी भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, कलकत्ता वाला, सबसे पहले वाला। और दक्षिणी पूर्वी भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है कौन सा, चेन्नई तमिलनाडु वाला। एक लाइन लिख लो केवल इसमें। लिखो यह दक्षिणी पूर्वी भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। यह दक्षिणी पूर्वी भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है। देखो पूर्वी तट के बंदरगाह हो गए, पहला देखा था कलकत्ता, दूसरा हल्दिया, तीसरा पारादीप, चौथा विशाखापट्टनम, पांचवा एन्नोर और छठा चेन्नई। अब लिखेंगे अपन पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो अब देखो पहली हेडिंग लगाई थी तुमने पूर्वी तट के बंदरगाह ना, अब दूसरी हेडिंग लगाओ पश्चिमी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह।
डॉकयार्ड ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। लगा लीडिंग। देखो इस पश्चिमी तट के बंदरगाह में सबसे पहले हम बंदरगाह देखेंगे, गुजरात में एक जगह पड़ती है कांडला। कांडला गुजरात में एक बंदरगाह स्थित है, और इस कांडला गुजरात की जो बंदरगाह है इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पढ़ा था मैंने उस टाइम पे। हमने देखा था कि जो सौराष्ट्र तट था या काठियावाड़ तट था उस पर एक बंदरगाह था कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। देखो ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो कर मुक्त बंदरगाह है। यहां पर टैक्स नहीं लगता है, कर मुक्त बंदरगाह है, टैक्स फ्री डॉकयार्ड है ये। कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कहां पर स्थित है, कांडला गुजरात में। तो लिखो पहला उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, लिखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या क्या बोल रहा है सुनील? कुछ तो बोला है तुम, क्या बोला रिंकू ने? मन में मत बोल, थोड़ा जोर से बोल यार। फिर क्या पता क्या बोल दिया। कांडला गुजरात, ब्रैकेट लिख लो, कांडला गुजरात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला गुजरात। इसमें लिखो यह भारत का एकमात्र करमुक्त बंदरगाह है, करमुक्त टैक्स फ्री। यह भारत का एकमात्र करमुक्त बंदरगाह है, करमुक्त बंदरगाह है। हाँ टैक्स नहीं लगता, पहले स्टार्टिंग से नहीं लगता टैक्स यहाँ पर। ये जो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है कराची, जब हमारा देश आजाद नहीं है तो कराची पर भी एक बंदरगाह है। इस कांडला बंदरगाह को बेसिकली जो कराची बंदरगाह है ना उसके विकल्प के रूप में बनाया गया था कि कराची बंदरगाह पर जब भी ओवरलोड हो जाएगा तो कहां पर किसको यूज लेंगे अपन, इस कांडला बंदरगाह को यूज लेंगे। तो उसके लिए बनाया गया था और इसको टैक्स फ्री कर रखा है, भगवान जाने गवर्नमेंट ने क्यों कर रखा है टैक्स फ्री इसको ना, वो चीज है। अगला देखो मुंबई, मुंबई मुंबई बंदरगाह। दूसरा लिखो मुंबई बंदरगाह, कहां पर है? क्या बात है यार, इतने इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। मुंबई बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में यार, कहां पर है? देखो ये मुंबई बंदरगाह है ना वो कहीं कहीं के लिए प्रसिद्ध है। एक तो ये पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रो रसायन उद्योग, और इसी के साथ साथ ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग, इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। बस दो ही लाइन लिख ली इसके बारे में, हेडिंग लगा ली, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। इसमें लिखो यह पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यह पेट्रो रसायन उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया? अगला लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पहले पढ़ा था क्या कहीं ये नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर पढ़ा था? है? नहीं, इसका और नाम क्या था दूसरा? हाँ घर कॉपी पढ़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये मुंबई में एक जगह, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, नहावासोवा, नहावासोवा महाराष्ट्र, वहां पर रहता है ना। इसका प्राचीन नाम यही था, नहावासोवा ही था, लेकिन बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया था। तो लगाओ हेडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावासोवा महाराष्ट्र।
इसके बारे में एक फैक्ट चलता था पहले, एक दो साल पहले, क्या है कि भारत का एकमात्र बंदरगाह ये था जो कंप्यूटरकृत था, है ना, कंप्यूटर से संचालित किया जाता था। लेकिन अब तो हर जगह कंप्यूटर हो गए, तो इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं इसका। नाम नाम लिखना केवल, नाम नाम केवल, है ना। अगला लिखो मार्म गोवा, नाम लिख जो लिखना है, मार्म गोवा। अगला लिखो मार्म गोवा, कहां पर है, कौन सी नदी के मुहाने पर है? रुक गया, मैं तो रुका हुआ हूं। तो ऑप्शन दे दूंगा, रुक तो जाए, ये रुकने के लिए बोल रहे, तो रुक गया मैं पहले। ये हमें ऑप्शन मांगता है, हमें आंसर गलत करता है। हाँ बता रहे कि रवीना नहीं बता रही, लो ऑप्शन लो। शरावती, पेरियार, मांडवी, और एक को लिख लो, जुआरी भी लिख लो। लो ओए ऑप्शन ले रहे, पेज क्या पलट रहा है? जुआरी है इसका आंसर, मांडवी नहीं है। हालांकि मांडवी और जुआरी दोनों गोवा की नदियां हैं, है ना, लेकिन जुआरी नदी मुहाने पर स्थित है। कौन सा? मार्म गोवा। लिखो इसमें, मार्म गोवा में हेडिंग लगा ली, मार्म गोवा, उसमें लिखो यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह जुआरी नदी के मुहाने पर, घुमाव पर, मोड़ पर। क्या बोल रहा है? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। क्या बोल रहा है? हाँ, कर्नाटक के शरावती, केरल की है पेरियार। लिख लिया। मार्म गोवा के बाद लिखो न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहां पर है? कर्नाटक। और अगला लिख लो कोच्चि, यह है केरल में। और एक को लिख लो ना, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यह है अंडमान निकोबार में। अंडमान व निकोबार। लिख लो तीनों नाम, नाम नाम लिखने केवल, है ना। न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, अंडमान निकोबार। हो गया ना तेरा बंदरगाह? अरे तेरा बंदरगाह हो गया क्या? अरे तेरा हो गए पूरे। कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप। मूर्ख है क्या? हो गया तेरा? उसके तो भी 12 हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब हेडिंग लगाओ राष्ट्रीय जलमार्ग। देखो हमने बड़ी हेडिंग लगाई थी जलमार्ग, जलमार्ग में छोटी हेडिंग लगाई थी बंदरगाह, उसके अलावा बंदरगाह के अलावा दूसरी हेडिंग लगाओ राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटर वे। क्या बोल रहा है सुनील तू? है क्या लिखता हो जो रहा है? तो मेरे पास ऐसी चिप तो नहीं है जो तेरे को डायरेक्ट दे दूं, तेरे माइंड में फिट कर दूं। मेहनत कर, सब हो जाएगा। तब तो गपा गप खाएगा तू, तेरे हाथों को तुम जोर नहीं आता। तब तो ये नहीं सोचता कि यार 10 तो मैंने खा गया, पहले और खा रहा हूं अभी तक। इधर देखो,
राष्ट्रीय जलमार्ग, देखो भारत में मुख्य जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 6 है। मुख्य जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उनकी संख्या 6 ही है। 6 को पढ़ेंगे केवल, 6 को भी देखेंगे कौन सी नदी में है और कहां से कहां तक ये जोड़ते हैं, किस शहर को किस जोर से जोड़ते हैं। तो एक लाइन पहले इसमें ये लिख लो, राष्ट्रीय जलमार्ग में भारत में मुख्यतः, रुकी रहा हूं मैं, कहां भग रहा हूं, आज ही जा रहा हूं, लास्ट है आज। हाँ, उनके भारत में मुख्यतः, भारत में मुख्यतः 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। छह राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहला लिखो, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। देखो ये है गंगा नदी में, और ये प्रयागराज को कलकत्ता से जोड़ता है, प्रयागराज से कलकत्ता। हाँ, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। लिख लो इसे। ये पूछता है कौन सी नदी में है, किस किस को जोड़ता है, और सबसे लंबा है या छोटा है वो पूछ लेगा। यही पूछता है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। ऐसे लिख दो, क्या है ये मैं लिखा हूं। क्या बोल रहा है, किसने लिखा दिया? जहां पर शॉर्ट में लिखा नहीं हुआ तो शॉर्ट में लिखा दो, जहां पर डिटेल में लिखा नहीं हुआ डिटेल में लिखा दो। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड, नदी ब्रह्मपुत्र, असम में ना, और ये जोड़ता है सादिया से दुबरी। असम में 2 जगह पड़ती है, सादिया से दुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड, एक नहर है इसमें ना, एक चापाकार नहर और पेरियार नदी। ये कोल्लम को कोच्चि से जोड़ता है। केरल में है ना, केरल। सादिया से दुबरी, लिख लिया।
असम में ना, असम लिख रखा है मैंने यहाँ पर। लिख लिया। अगला देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग 4th, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, गोदावरी। पुडुचेरी से काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। या भद्राचल से रुद्रमुंद्री। समझ नहीं आया आप पूछ लेना मेरे से ना, रखने इन चीजों को, कुछ नहीं करना। ये पूछते हैं एग्जाम में कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किस किस को जोड़ता है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किस किस को जोड़ता है, ऐसे पूछता है केवल। तो शहरों के नाम याद होने चाहिए, कहाँ कहाँ को जोड़ रहा है। ये एग्जैक्टली पुडुचेरी में जगह पड़ती है भद्राचल, और काकीनाडा जगह पड़ती है रुद्रमुंद्री। तो जगह का नाम भी पूछ लिया गया 1-2 बार, इसलिए मैंने जगह का नाम भी लिखा दिया है ना। ब्राह्मणी, और ये है ओडिशा में। और लास्ट बचा है राष्ट्रीय जलमार्ग 6, इसमें नदी आती है अपनी बराक, मणिपुर। लिख लिया। ये हो गए तुम्हारे जल मार्ग। अगला लिखो वायु मार्ग। सड़क मार्ग हो गए, जल मार्ग हो गए, अब पढ़ेंगे वायु मार्ग। वायु मार्ग लिख लिया। देखो, भारत में सबसे पहले अगर हवाई यात्रा शुरू की थी तो सबसे पहले प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से प्रारंभ हुई थी 1911 में। 1911 में प्रयागराज से नैनी तक, प्रयागराज से नैनी तक 1911 में सबसे पहले भारत की प्रायोगिक हवाई यात्रा या वायु यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन 1923 में प्रथम व्यावसायिक हवाई यात्रा, प्रथम व्यवसाय यानी कॉमर्शियल रूप से पहली बार कब शुरू की थी? 1923 में। और ऐसे प्रायोगिक रूप से कब शुरू की थी? 1911 में। कहां से कहां तक? प्रयाग से नैनी तक। और जो व्यवसायिक रूप से शुरू की थी वो की थी मुंबई से कराची तक, मुंबई से कराची, ये हवाई यात्रा शुरू की थी। इन दोनों बातों को लिखो पहले एक बार। भारत में सर्वप्रथम
भारत में सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से, भारत में सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से 1911 में प्रयाग से नैनी के मध्य, प्रयाग से नैनी के मध्य, यूपी में पड़ती है दोनों जगह ना, दोनों जगह उत्तर प्रदेश से पड़ती है, प्रयागराज और नैनी। नैनी मिर्जापुर के पास में एक जगह है ना। प्रयागराज से नैनी के मध्य हवाई यात्रा शुरू की, हवाई यात्रा शुरू की, हवाई यात्रा शुरू की। हवाई यात्रा शुरू की। लिखो नेक्स्ट लाइन से। सर्वप्रथम, नेक्स्ट लाइन से लिखना, सर्वप्रथम व्यावसायिक रूप से, सर्वप्रथम व्यावसायिक रूप से, कॉमर्शियल है ना, सर्वप्रथम व्यावसायिक रूप से 1923 में, 1923 में मुंबई से कराची के मध्य, 1923 में मुंबई से कराची के मध्य हवाई यात्रा प्रारंभ की, हवाई यात्रा प्रारंभ की, हवाई यात्रा प्रारंभ की। लिख लिया? लिखो, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है ना, जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है। अच्छा, क्या अपना जो सांगानेर वाला हवाई अड्डा है ये इंटरनेशनल है या नेशनल है? सांगानेर में ना एयरपोर्ट, वो इंटरनेशनल है या नेशनल है? नेशनल है ना, इंटरनेशनल थोड़ी है। सांगानेर हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। यहां से दुबई के लिए फ्लाइट मिलती है आपको, आप जयपुर से डायरेक्ट दुबई जा सकते हो। हाँ, एक कंट्री में दुबई के लिए। ये भारत का 12वें क्रम का, यानी 12वें नंबर का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है सांगानेर वाला, है ना। लिखो, पहला लिखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पहला लिखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। केवल नाम नाम लिखने हैं। तूने हेडिंग नहीं लगाई अभी तक? भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिखा ली हेडिंग, उसमें पहला लिखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाम नाम लिखने केवल, हेडिंग लगा के अब एक एक के नाम लिखेंगे ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के। तो पहला लिखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहां पर है? कलकत्ता में एक जगह पड़ती है, दमदम, दमदम कलकत्ता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है दमदम कलकत्ता में। दूसरा लिखो गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली, गुवाहाटी असम, गोपीनाथ बारदोली, गुवाहाटी असम। गुवाहाटी लिखो क्या? गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम। सर नहीं है कि मैथ वाले। गोपीनाथ बारदोली, गुवाहाटी असम। अगला लिखो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कहां पर है? लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला लिखो चौथे नंबर का लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी उत्तर प्रदेश,
लाल बहादुर शास्त्री है वाराणसी उत्तर प्रदेश। अच्छा, इंदिरा गांधी कहां पर है? दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, इंदिरा गांधी दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली। नाम लिखने हैं और नाम के आधार पर याद रखना कि कौन सा कहां पर है। लाल बहादुर शास्त्री का भी बार पूछ लेते हैं। अगला लिखो, लिख ले क्या यहां तक, मिटा दो इनको। छठा लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठा लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद गुजरात। अगला लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल है अहमदाबाद गुजरात में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है नागपुर महाराष्ट्र में। अगला लिखो, राजीव गांधी। सारे खानदान का नाम आएगा क्या? जवाहरलाल नेहरू का आ गया, इंदिरा गांधी का आ गया, राजीव गांधी आ गया, दो तीन और बच्चे में। नागपुर महाराष्ट्र में राजीव गांधी। अगला लिखो, राजीव गांधी मतलब 8वें नंबर का ना, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। लिख लिया? लिखो, वीर सावरकर। 9वें नंबर का ना, वीर सावरकर। वीर सावरकर। वीर सावरकर हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, वीर सावरकर। और लास्ट लिख लो, छत्रपति शिवाजी। सही बता? छत्रपति शिवाजी, मुंबई महाराष्ट्र में ना, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, मुंबई महाराष्ट्र। क्या? चलो, अगर इन सब की बात हो रही तो एक और नाम लिखते हैं, विवेकानंद। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर हो सकता है? रायपुर छत्तीसगढ़। लिखो, रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। कितने हो गए? सांगानेर लिख लो, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिखो, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कहां पर है रे? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बताएगा अजय। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? इतना सोच क्यों रहा था तू? सोच रहा था क्या पता और जगह हो तो, है ना। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। दो नाम और ऐड कर लो, बिरसा मुंडा। कोई कितने नंबर के? 12 हो गए, 13वां लिखो, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, रांची झारखंड। हाँ, यस, रांची झारखंड है ना। और एक और लिख लो, संत रामदास जी। संत रामदास जी,
संत रामदास जी, अमृतसर पंजाब। संत रामदास जी, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब। ये तुम्हारे परिवहन कंप्लीट है, मोस्टली बना देते हैं वहीं पे, ज्यादा नहीं बनाते। कल तुम्हारी हिस्ट्री क्लास लगाएंगे ना, कल से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी हेमराज जी सर के द्वारा, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे कल।